हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय हम जो है आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक, आपका किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो बनता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसको पढ़ रहे हैं। हमने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए हैं पूरे डिटेल में, धाराओं के साथ में, अध्याय और धाराओं के साथ में। आज हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट यानी कि तीसरा पार्ट। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है जो आपके सभी टीचिंग एग्जामों में पूछा जाता है। हाल ही में आपका केवीएस, रीट है, सुपर टेट है या टेट है, सी टेट है, सभी में पूछा जाने वाले टॉपिक हैं और इम्पॉर्टेंट बनते हैं और कहीं भी आपके पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी और एग्जाम में ना पूछे जाएँ, लेकिन टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने अध्याय 4 में धारा 18 तक का जान लिया था। उसके आगे की चीज़ों को हम जानेंगे। और अगर इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, टीचिंग एग्ज़ाम की, केवीएस हो, रीट हो या जिसकी भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं आगे धारा 18 से आगे की धाराओं को। तो हमने कल देख लिया था अध्याय 4 क्या था, विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य। तो ये अध्याय 4 हमारा है 12 से 28। ओके, धारा 12 से 28 तक यहाँ पे बात की गई है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने धारा 18 तक पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे 18 इसलिए लिखा है कि ये जो 3 धाराएं हैं, धारा 18, धारा 19, धारा 20, ये तीनों लगभग एक तरह की हैं, एक ही चीज़ों से संबंधित है, इसीलिए हमने तीनों को एक साथ में लिख लिया है। तो अध्याय 4 में हमने क्या देखा था, विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य, धारा 12 से 28। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो देखिए, नहीं तो ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। पुरानी वीडियो जरूर देखिए, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो आगे की चीज़ें तब कंटिन्यू करिए आप। ओके, तो चलिए पहले हम देखते हैं धारा 18 में क्या बात की गई थी। हमने कल भी देखा था कि धारा 18 में बात की गई थी कि अगर कोई भी विद्यालय संगठन है, अगर सरकार के द्वारा तय मानकों को नहीं पूरा करता है, कोई भी अगर विद्यालय संगठन है, हम यहाँ पर कोई भी विद्यालय संगठन की बात करते हैं, कोई भी विद्यालय संगठन है, अगर वह सरकार के द्वारा तय मानकों को नहीं पूरा करता है तो विद्यालय संचालन की उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी विद्यालय संगठन है उसे सरकार के द्वारा तय मानकों को मानना होगा। उसके बाद क्या है, उसे तभी विद्यालय संचालन की अनुमति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो सीधे सीधे कहने का तात्पर्य ये था। तो विद्यालय संचालन की अनुमति कब मिलेगी, जब सरकार के द्वारा तय मानकों को विद्यालय संगठन मानेगा। ओके, ये हो गया धारा नंबर 18। तो सीधे सीधे एक लाइन में कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई भी विद्यालय संगठन सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करता है तो उसे विद्यालय संचालन की अनुमति दी जाती है। ये हो गया। फिर आगे बात करते हैं धारा 19 की। धारा 19 में बात की गई है कि कोई भी अगर विद्यालय संगठन है, ओके, अगर कोई भी विद्यालय संगठन है, अगर उसके द्वारा सरकार के द्वारा जो है कोई मानक परिवर्तित किया जाता है और वो जो कोई भी स्कूल नहीं मानता है तो उसके उच्च विद्यालय के संगठन की मान्यता रद्द कर दी जाती है। चलिए एक लाइन में इसको समझते हैं। क्या लिखा है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, धारा 19 में क्या लिखा है कि अगर कोई भी विद्यालय, ओके, कोई भी विद्यालय समुचित सरकार द्वारा परिवर्तित मानकों को नहीं पूरा करता है तो उसके उच्च विद्यालय संगठन की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी समुचित सरकार के द्वारा मानक परिवर्तित किए गए हैं उनको मानना अनिवार्य है। समुचित सरकार लिखते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें क्या हो गई कि अगर ये प्रावधान ये है कि समुचित सरकार द्वारा परिवर्तित मानकों को मानने पर ही विद्यालय के संगठन की मान्यता रहेगी, अन्यथा रद्द हो जाएगी। तो सीधे सीधे इसमें लिखा है कि अगर कोई भी विद्यालय संगठन समुचित सरकार द्वारा परिवर्तित मानकों को नहीं पूरा करता है तो उसके उच्च विद्यालय संगठन की मान्यता रद्द कर दी जाती है। क्या, जब ये परिवर्तित मानकों को नहीं पूरा करता है। ओके, नहीं पूरा करता है। तो ये हो गई आपकी दूसरी लाइन। फिर तीसरी देखते हैं धारा नंबर 20। धारा नंबर 20 में क्या है कि इसमें कहा गया है कि कोई भी विद्यालय संगठन है उसे विद्यालय की अपने स्थापना के लिए जो सरकार के द्वारा परिवर्तित मानक होंगे उनको पूरा करना होगा, यानी उनके मानकों में परिवर्तन कर सकता है, ये कहा जा सकता है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि अगर सरकार, ध्यान से सुनिएगा, धारा 20 में कहा गया है कि समुचित सरकार को यह अधिकार है, ओके, कि वह किसी भी विद्यालय की स्थापना के लिए मानकों में परिवर्तन कर सकता है। तो मानकों में परिवर्तन कर सकता है, किसका अधिकार है, समुचित सरकार का अधिकार है। अधिकार किसका है, समुचित सरकार का अधिकार है, समुचित सरकार का। तो सीधी सीधी बात कही गई है कि समुचित सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी विद्यालय की स्थापना के लिए मानकों में परिवर्तन कर सकता है।
तो नोट्स सीधी लाइन पे बनाइएगा आप। फिर आगे देखते हैं धारा 21 में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन। तो इसमें इतनी ही बात याद रखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की बात की गई है कि इसमें जो है अभिभावकों की एक सम्मेलन किया जाता है, तो वही सारी चीज़ें होती हैं। फिर आगे बात करते हैं संस्थागत नियोजन की। तो इसमें क्या है, धारा नंबर 22, धारा नंबर 22 में क्या कहा गया है, संस्थागत नियोजन। तो इसके कहने का मतलब ये है कि संस्थागत नियोजन ये है कि स्कूल शुरू होने से पहले, ओके, स्कूल शुरू होने से पहले प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्कूल शुरू होने से पहले प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए, प्रारंभिक ये हो गया, शिक्षा में सुधार के लिए क्या लिखा है, स्कूल शुरू होने से पहले प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए अल्पकालीन प्रपत्र वार्षिक योजना बनाई जाएगी। अल्पकालीन वार्षिक प्रपत्र योजना। तो ये जो वार्षिक प्रपत्र योजना बनेगी यही हमारी कहलाएगी संस्थागत नियोजन। तो धारा 22 में सीधे सीधे क्या कहा गया है कि स्कूल शुरू होने से पहले प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए अल्पकालीन वार्षिक प्रपत्र योजना बनाई जाएगी। इस योजना को क्या कहेंगे, संस्थागत नियोजन, यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि धारा 22 में संस्थागत नियोजन की बात की गई है। फिर आगे बात करते हैं धारा 23, शिक्षकों की योग्यता एवं अयोग्यता का वर्णन किया गया है। इसमें धारा नंबर 23 में क्या कहा गया है, शिक्षकों की योग्यता एवं अयोग्यता का वर्णन है, इसमें सीधे ऐसे याद रखिएगा। फिर धारा नंबर 24 में कहा गया है कि शिक्षकों के दायित्व का उल्लेख करना है इसमें, ओके। तो धारा 24 में है शिक्षकों के दायित्व का उल्लेख। कहने का मतलब है कि शिक्षक का चरित्र कैसा है, ओके। क्या है धारा नंबर 24, क्या है कि शिक्षक का चरित्र कैसा है, यानी आदर्श नैतिक चरित्र वाला शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए, आदर्श नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए, चरित्र वाला। तो चलिए हमने धारा 24 तक देखा है, उसके बाद हम एक बार और समझ लेते हैं धारा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो धारा 18 में कहा गया है कि विद्यालय संचालन की अनुमति की बात की गई है कि जो भी सरकार के द्वारा तय मानक हैं उनको पूरा करने के बाद ही विद्यालय संचालन की अनुमति मिलेगी। किसमें है, धारा 18 में। फिर धारा 19 में बात की गई है कि अगर सरकार के द्वारा कोई किसी भी मानक में परिवर्तन किया जाता है और उस परिवर्तन को नहीं माना जाता है तो उच्च विद्यालय संगठन की मान्यता रद्द हो जाती है। यानी कि समुचित सरकार के द्वारा परिवर्तित मानकों को पूरा नहीं करने पर उच्च विद्यालय संगठन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, धारा 19 में कहा गया है। फिर धारा 20 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो समुचित सरकार है विद्यालय की स्थापना के लिए वो अपने मानकों में परिवर्तन कर सकती है। किसके लिए, विद्यालय स्थापना के लिए अपने मानकों में परिवर्तन कर सकती है, कौन, सरकार। तो ये हो गई धारा 20 हो गई। फिर बात करते हैं धारा 21 की, तो इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति की बात की गई है। फिर बात करते हैं धारा 22, संस्थागत नियोजन की बात की गई है कि स्कूल शुरू होने से पहले प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए एक अल्पकालीन प्रपत्र वार्षिक योजना बनाई जाएगी। उसी को क्या कहते हैं, संस्थागत नियोजन कहते हैं। ये सारी लाइनें नोट करिएगा, वीडियो रोक के जैसे भी आप नोट कर पाए नोट करिएगा। फिर आगे देखते हैं धारा 23 में कहा गया है शिक्षकों की योग्यता एवं अयोग्यता की बात की गई है। और धारा 24 की बात करें तो इसमें शिक्षक के दायित्व यानी कि शिक्षक एक आदर्श एवं नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। तो आपकी इतनी धाराएं हो गई। अब इसके आगे हम धारा 25, 26 आगे की धाराओं को जानते हैं। तो प्लीज़ नोट्स बनाते रहिएगा, लाइन टू लाइन लिखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही हैं। और आपके एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं RTE एक्ट 2009 से, तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे धारा 25 में कहा गया छात्र शिक्षक अनुपात, ओके। तो छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है। तो अगर हम प्रारंभिक स्तर पर देखते हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात जो होगा तो 30:1 होगा, ओके। और अगर ऐसा कहा गया है, अगर यहाँ पर छात्र संख्या 200 के ऊपर होती है तो कहीं कहीं ये 40:1 लिखा है और कहीं 35:1 लिखा है। तो इसको कंफर्म करके हम आपको बता देंगे, ओके। वैसे 40:1 और 35:1 में से शायद 35:1 ही रहेगा, तो ये हम कंफर्म करके आपको बता देंगे। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा डाउट में। बाकी ये चीज़ें हैं कि प्रारंभिक स्तर पर क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, 30:1 होगा। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 40:1 होगा, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। और कहीं ये 35:1 भी लिखा है, तो इन चीज़ों को हम क्लियर एकदम कर देंगे। फिर इसको तब तक आप नोट करिएगा, जब हम क्वेश्चन कराएंगे कल तो उसमें हम ये चीज़ क्लियर कर देंगे कि क्या चीज़ें हैं।
तो ये हमने देखा प्रारंभिक स्तर पर क्या है 30:1 है छात्र शिक्षक अनुपात, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 40:1, और कहीं कहीं लिखा है कि 35:1 है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अगर प्रारंभिक स्तर पर कहा गया है कि अगर 60 विद्यार्थी हैं, ओके, अगर बच्चे 60 हैं तो टीचर कितने होंगे, 2 होंगे, और बच्चों की संख्या अगर 60 से 90 के बीच है तो शिक्षक होंगे 3। अगर बच्चों की संख्या 91 से 120 के बीच है तो शिक्षकों की संख्या होगी 4, और अगर 120 से ऊपर हैं तो 4 + 1 प्रधानाचार्य की बात होगी, 4 + 1 प्रधानाचार्य की बात की जाएगी यहाँ पर। तो ये चीज़ें हो गई, 5 + 1 कहेंगे, यहाँ पे 5 टीचर हो जाएंगे और प्रधानाचार्य की बात हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसको एक बार अभी और बता देते हैं। वैसे इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, सीधे पूछेगा छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, 30:1 और 40:1। ये चीज़ें हो गई आपकी। ओके, 121 से 150 ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम एक बार और देखते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 की बात की गई है। प्रारंभिक स्तर पर 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 40:1। तो अगर 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर, अगर 60 से ऊपर है 90 के बीच तो 3 टीचर, और 90 से 120 के बीच 4 टीचर, और अगर 120 से 150 के बीच हैं बच्चे तो 5 टीचर और 1 प्रधानाध्यापक। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हम देखते हैं धारा 26 में। धारा 26 में कहा गया है कि किसी भी विद्यालय में, ओके, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं रहने चाहिए। और आज के समय में क्या है, कोई विद्यालय ऐसा है कि वहाँ पर 10% से ज़्यादा पद शिक्षक के भरे ही नहीं हैं। तो धारा नंबर 26 में कहा गया है कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं रहेंगे। फिर आगे की बात करें कि धारा 27 में बात की गई है कि शिक्षक जो है अध्यापन कार्य के अतिरिक्त केवल 3 कार्य कर सकता है। 3 कार्य में जैसे कौन कौन सी आ जाती है, आपकी जनगणना आ जाती है, जनगणना का कार्य आ जाता है पहला, और दूसरा आपका आ जाता है निर्वाचन का कार्य, और तीसरे कार्य की बात करें तो तीसरा आ जाता है आपका राष्ट्रीय आपदा का कार्य। इन तीनों कार्य के अलावा शिक्षक को बाकी किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा लिखा है धारा नंबर 27 में। ओके, धारा नंबर 27 में क्या लिखा है कि शिक्षक अध्यापन कार्य के अतिरिक्त केवल 3 जगह पर कार्य कर सकता है, एक जनगणना में, एक निर्वाचन में, एक राष्ट्रीय आपदा में। इसके अलावा शिक्षक को कहीं ना लगाया जाए। फिर आगे बात करते हैं, इसमें लिखा है धारा 28 की बात है कि सरकारी शिक्षक जो है कोई भी निजी शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है। ओके, क्या लिखा हुआ है कि धारा 28 में कि कोई भी जो सरकारी शिक्षक है वो निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण नहीं दे सकता है। तो ये हो गया आपका अध्याय 4 खत्म। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। धारा नंबर 25 में बात की गई है छात्र शिक्षक अनुपात की। कहा गया है प्रारंभिक स्तर पर 30:1 रहेगा और उच्च प्राथमिक स्तर पर 40:1 बच्चों का अनुपात रहेगा। फिर बात करते हैं धारा नंबर 26 की। बात की गई है कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक बच्चों शिक्षक के पद नहीं खाली होने चाहिए। फिर धारा नंबर 27 की बात की गई है कि शिक्षक जो है गैर शैक्षणिक कार्यों में केवल 3 जगह पर कार्य कर सकता है, अन्य कहीं नहीं, जनगणना में, राष्ट्रीय आपदा में और निर्वाचन में। धारा नंबर 28 की बात की गई है कि कोई भी सरकारी शिक्षक है वो निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण, प्राइवेट शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है। ओके, तो ये हमने अध्याय 4 खत्म किया। फिर आगे आता है हमारा अध्याय 5। अध्याय 5 में लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात की गई है। ओके, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण की बात की गई। यहाँ पर धारा आती है 29 और 30। धारा 29 और 30 की बात की गई है यहाँ पर। तो इसमें क्या कहा गया है, सीधे सीधे लिखा गया है कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख। क्या कहा गया है कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के कर्तव्यों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख। धारा 29 में बात करें तो क्या लिखा है, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख। ये कहा गया है इसमें कि प्रारंभिक शिक्षा में जो है, इस प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और यदि परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना अखबार में, यानी कि समाचार पत्र में या अखबार में कह सकते हैं, अखबार एवं विज्ञप्ति के माध्यम से अधिसूचना जारी की जाएगी। ओके, विज्ञप्ति या अधिसूचना जारी की जाएगी। पूरी लिखित रूप से ये सारी चीज़ें देनी होंगी। अधिसूचना किस टाइप से, लिखित रूप से आपकी जारी होनी चाहिए। तो सीधा लिखा है कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले समाचार पत्र में लिखित अधिसूचना के रूप में आपको भेजनी पड़ेगी कि यहाँ से कंफर्म हो जाए। और आगे हम इसी में बात करते हैं कि और पाठ्यक्रम में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं रखना चाहिए जो समाज, धर्म या जाति से संबंधित हो। इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो समाज, धर्म एवं जाति से संबंधित हो। तो ऐसी चीज़ें इस पाठ्यक्रम में नहीं रखनी है। ये तो हो गया धारा 29। सारी धाराएं आपकी इंपॉर्टेंट बनती हैं, ध्यान से पढ़िएगा।
ओके, तो चलिए ये हो गई। फिर बात करते हैं धारा नंबर 30 की। तो धारा नंबर 30 में बात की गई है, धारा नंबर 30 में बात की गई है, कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक, ओके, अगर जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा नहीं पूर्ण कर लेता है, पूर्ण करने तक किसी भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। यानी प्रारंभिक शिक्षा में किसी भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा प्रारंभिक स्तर तक। ओके, तो ये चीज़ें हो गई प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण, इसमें धारा 29 और 30। चलिए हम एक बार ओवरऑल समझते हैं, फिर आगे की चीज़ों को जानते हैं। तो हमने देखा धारा अध्याय 4 को हमने समझ लिया, ऊपर की धाराओं को। फिर देखते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण। तो अध्याय 5 में 2 धाराएं आती हैं, धारा 29 और धारा 30। धारा 29 में बात की गई है पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा उसके पाठ्यक्रम में, प्रारंभिक जो है शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो उसकी सूचना जो है अखबार में या समाचार पत्र में लिखित अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाएगी। और ये जो है अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मुद्दा किसी समाज से, धर्म से, जाति से संबंधित नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं धारा नंबर 30 की। धारा नंबर 30 में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक कोई भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। ओके, कोई भी बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा प्रारंभिक शिक्षा तक। आई होप आपको इतनी धाराएं समझ में आई होंगी और आप नोट भी करते रहिएगा। धारा 30 हो गई। अब हमारी बचती हैं 8 धाराएं। उन 8 धाराओं को हम आगे जानते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हमारा अध्याय 5 खत्म होता है, फिर आते हैं अध्याय 6 पे। अध्याय 6 में क्या बात की गई है? अध्याय 6 में बात किया गया है बालकों के अधिकारों का संरक्षण। बालक के अधिकार के संरक्षण की बात की गई है। इसमें धाराएं कौन कौन सी आती हैं? धारा 31 से 34 के बीच धाराएं आती हैं। धारा 31 से 34 के बीच धाराएं आई हैं, 31 से 34। ओके, तो हमारा कौन सा अध्याय है? ये छठा अध्याय है। अध्याय में धाराएं कौन कौन सी है? 31 से 34 तक। बात किसकी की गई? बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई। फिर हम बात करते हैं धारा 31। धारा 31 में कहा गया है कि बाल अधिकार के हनन के संबंध में, किसके? बाल अधिकार के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख किया गया। किसकी शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख? इसको याद रखिएगा कि बाल अधिकार के संबंध में शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। फिर यही बात धारा 32 में क्या कही गई है कि जो शिकायत की प्राप्ति हुई है, यानी कि जो शिकायत पत्र ये प्राप्त हुआ है, ये शिकायत पत्र को जो है सत्यापन व निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। धारा 32 में बात की गई है कि ये जो शिकायत पत्र 31 में धारा में प्राप्त हुआ है, तो इन्हीं शिकायत पत्र को के सत्यापन व निरीक्षण के लिए उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। आई होप आपको ये 2 लाइनें समझ में आई होंगी कि धारा 31 में हमने क्या कहा कि अगर किसी भी बालक के अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ पर शिकायत प्राप्ति का उल्लेख किया जाएगा उसके संबंध में। फिर धारा 32 में क्या है कि ये जो शिकायत पत्र प्राप्त होगा, ओके, हम यहाँ शिकायत पत्र लिख देते हैं कि जो शिकायत पत्र प्राप्त होगा इसके सत्यापन और निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारियों तक ये शिकायत पत्र पहुँचाया जाएगा। तो धारा 32 में ये बात की गई है। फिर बात करते हैं धारा 33 में। ओके, धारा 33 में हम बात करते हैं। हाँ, एक बात हम और देखते हैं कि यहाँ तो शिकायत दर्ज तो कराई जाएगी, क्योंकि शिकायत दर्ज कराने के बाद ही उसका सत्यापन और निरीक्षण किया जाएगा और उच्च अधिकारी तक भेजा जाएगा। और अवधि क्या होगी? इसकी अवधि मात्र होगी 3 माह। 3 माह के अंदर ये सारे कार्य होने चाहिए। अवधि की बात करें तो अवधि इसकी 3 माह होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं धारा 33 की। तो धारा 33 में कहा गया है कि केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। केंद्र स्तर पर एक क्या होगा? केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ये चीज़ों को याद रखिएगा। तो इसमें ये बात कही गई है, इसमें कुल सदस्य आपके कितने होंगे? 15 होंगे। अगर यहाँ पर इस परिषद में बात करें तो कुल सदस्य होंगे 15, कुल सदस्य होंगे 15। और बात करें तो इसमें जो अध्यक्ष होगा वो शिक्षा मंत्री होगा। ओके, अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री होगा। अगर अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष होंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ओके, तो ये धारा 33 को हमने जाना। धारा 33 में क्या कहा गया है कि केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें क्या है? कुल 15 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है। फिर ऐसे ही बात करते हैं राज्य स्तर पर। ओके, राज्य स्तर पर धारा 34 में कहा गया है कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें भी कितने सदस्य होंगे? इसमें भी होंगे आपके कुल 15 सदस्य, लेकिन 1/3 महिलाएं होंगी। इसमें कुल सदस्य होंगे 15, 1/3 महिलाएं होंगी, यानी कम से कम 5 महिलाएं होंगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष होंगे राज्य शिक्षा मंत्री। यहाँ पर अध्यक्ष कौन होंगे? राज्य शिक्षा मंत्री।
ओके। अब देखिए ये गठन क्यों किया गया है। केंद्र स्तर पर हमने देखा है केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन इसलिए किया गया है कि आरटी एक्ट में कोई भी संशोधन करना हो या उसकी समस्याओं का समाधान करना हो, तो इसलिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि आरटीई एक्ट जो है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 में, इसमें संशोधन करने के लिए या इसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। धारा नंबर 33 की बात हम करते हैं। ओके। और फिर हम बात करते हैं धारा 34 पे। तो राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है कि आरटी एक्ट 2009 के संबंध में, ओके, आरटीई एक्ट 2009 के संबंध में उसमें क्या क्या चीज़ें हैं या उसके संशोधन के समय में, संशोधन के संबंध में केंद्रीय सलाहकार परिषद को समय समय पर सलाह देना, ये किसका कार्य है? राज्य सलाहकार परिषद का ये कार्य है। चलिए हम इसको भी एक बार और देखेंगे, बस आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने इसमें देखा कि आरटी एक्ट के नियमों में संशोधन करने के लिए तथा इससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। अगर यही राज्य की बात करें तो राज्य स्तर पर भी यही काम है कि राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन किस लिए किया गया है? आरटी एक्ट के नियमों में जो है संशोधन करने के लिए केंद्रीय सलाहकार परिषद को समय समय पर सलाह देना। तो हमने ये अध्याय 6 देखा, इसमें धारा 31, 32, 33, 34। चलिए हम इसको एक बार और जानते हैं। ध्यान से देखिएगा। अध्याय 6 हमने देखा है कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। धारा 31 से 34 तक बात की गई है इसमें। अब बात करते हैं धारा 31। धारा 31 में कहा गया है कि बालकों के बाल अधिकारों के हनन के संबंध में शिकायत पत्र दर्ज कराना। ओके, शिकायत पत्र की प्राप्ति का उल्लेख है, यानी कि शिकायत जो है दर्ज कराने का उल्लेख है। प्राप्ति का जो दर्ज कराई जाएगी उस शिकायत पत्र की प्राप्ति का उल्लेख है। फिर बात करते हैं धारा 32 में। इसमें कहा गया कि जो धारा 31 में हमें शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है उसके सत्यापन तथा निरीक्षण के लिए हमें उसके उच्च अधिकारियों तक भेजना होगा और इसकी अवधि क्या होती है? 3 माह। 3 माह में ही सारे कार्य करने होते हैं। फिर बात करते हैं धारा 33 की। तो इसमें कहा गया आरटीई एक्ट 2009 के नियमों में संशोधन करने तथा उसकी समस्याओं में समाधान करने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ओके, तो ये धारा 33 आपका हो गया। अगर बात करते हैं धारा 34 की, तो धारा 34 पे बात की गई है। इसमें भी यही चीज़ें हैं कि राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। क्यों किया गया है कि आरटीई एक्ट 2009 में जो भी संशोधन करने हैं या जो भी समस्याएं हैं उनकी जो है उनका केंद्रीय सलाहकार परिषद को समय समय पर सलाह देने के लिए, ओके, संशोधन करने के लिए केंद्रीय सलाहकार परिषद को समय समय पर सलाह देने के लिए ये चीज़ें कही गई हैं। तो हमने ये चीज़ें देखी। और इसमें कितने हैं? इसमें भी 15 ही सदस्य होंगे और 1/3 महिलाएं होंगी और अध्यक्ष कौन होंगे? राज्य शिक्षा मंत्री। तो ये चीज़ें हो गई। तो एक्चुअली लास्ट की लाइन एक बार और समझते हैं। राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसमें क्या है? आरटी एक्ट में संशोधन के लिए जो भी चीज़ें सलाह देनी होंगी वो राज्य सलाहकार परिषद किसे देगा? केंद्रीय सलाहकार परिषद को समय समय पर जो है सलाह देगा। और इसमें क्या बात की गई? इसमें 15 सदस्य होते हैं, 1/3 महिलाएं होंगी, अध्यक्ष इसका होगा राज्य शिक्षा मंत्री। ओके, फिर आता है अंतिम अध्याय हमारा, अध्याय नंबर 7। ये क्या अध्याय नंबर 7 क्या कहता है? प्रकीर्ण या सारांश की बात करते हैं। यहाँ पर धारा आपकी हमने 34 यहाँ तक देखी, तो यानी कि 35 से 38 तक धाराएं आएंगी इसके अंतर्गत। तो पहले हम सबसे पहले 35 नंबर की धारा को जानते हैं, फिर आगे की जानते हैं। इसमें कहा गया है कि आरटी एक्ट के अनुसार किसी भी अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने का पूरा अधिकार होगा। ओके, धारा 35 में कहा गया है कि आरटी एक्ट के अंतर्गत किसी भी अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने का पूरा अधिकार होगा। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। इस धारा में यही बताया गया, धारा 35 में, कि अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने का पूरा अधिकार होगा। तो ये चीज़ें हो गई। तो धारा 35 तक हमने जान ली। अब बची हमारी 36, 37, 38 3 धाराएं बची हैं। इन तीनों धाराओं को हम आगे जानते हैं और पूरा आप नोट कर चुके होंगे, तो नोट करते रहिएगा। और पीडीएफ आपको नहीं प्रोवाइड करा सकते क्योंकि यहीं पे लिख के पढ़ाना होता है, तो इसलिए पीडीएफ या कोई प्रॉपर नोट्स नहीं है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। धारा नंबर 36, 37, 38, इसके बाद हमारा आरटी एक्ट खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या देखा है कि धारा 36 में, यानी कि अध्याय नंबर 7 की धारा 36 में कर्मचारी की गलती की शिकायत, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी कोई भी गलती करता है तो उसके खिलाफ क्या होगा? शिकायत दर्ज की जाएगी। ओके, कोई भी कर्मचारी अगर कोई गलती करता है या उसके व्यवहार गलत होता है तो उसके खिलाफ क्या है? शिकायत दर्ज की जाएगी। ये धारा 36 में बात की गई है। और फिर धारा 37 की बात करते हैं। तो धारा 37 में ये बात की गई है कि जो ये शिकायत दर्ज हो जाएगी यहाँ पर, तो दर्ज शिकायत की यहाँ पर कार्यवाही होगी पूर्ण निष्पक्षता से और न्याय से। पूर्ण निष्पक्षता से एवं न्याय से इसकी कार्यवाही होगी।
निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण कार्यवाही होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें कहेगी। धारा 37 में 36 में क्या कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी अगर गलती करता है या उसका व्यवहार कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। वही चीज़ धारा 37 में क्या कहा जाता है कि अगर जो भी शिकायतें दर्ज हुई हैं उसके उन शिकायतों की कार्यवाही की जाएगी पूर्ण निष्पक्षता एवं न्यायपूर्णता तरीके से। फिर बात करते हैं धारा 38। धारा 38 में कहा गया है कि जो RTE एक्ट 2009 है इसकी सभी धाराओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? समुचित सरकार या समुच्चय सरकार को। ओके, हम शुरू से समुच्चय सरकार पढ़ते चले आए, इसका मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार होता है, ये याद रखिएगा, केंद्र सरकार। तो इसमें क्या कहा गया है कि RTE एक्ट 2009 की सभी धाराओं में परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा या समुच्चय सरकार को होगा। तो ये आपकी सभी क्या हो गई? 38 धाराएं हो गई। ओके, और यहाँ आपका क्या होता है? RTE एक्ट 2009 समाप्त होता है। RTE एक्ट 2009 क्या होता है? समाप्त। पूरा हमने एक एक चीज़ें यहाँ पर जान ली है। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। धारा 36 में कहा गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी गलत व्यवहार करता है या अनुचित व्यवहार होता है तो उसके खिलाफ क्या होगी? शिकायत दर्ज की जाएगी। धारा 37 में बात कही गई है कि जो भी शिकायत दर्ज हो रही है उस कर्मचारी के खिलाफ तो उस पर क्या होगी? कार्यवाही होगी। और फिर धारा 38 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि RTE एक्ट 2009 की सभी धाराओं में परिवर्तन करने का अधिकार समुच्चय सरकार या केंद्र सरकार को होगा। ओके, तो इसी के साथ आपकी क्या होती है? RTE एक्ट 2009 की क्लास खत्म होती है, जिसमें लाइन टू लाइन हमने पढ़ा है 3 वीडियो में, कहीं हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो प्लीज़ पिछले वीडियो जरूर पढ़िएगा, नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। और सारी धाराओं को भी याद रखिएगा कि इस धारा में कौन सी बात कही गई है, क्योंकि नॉर्मली लाइन टू लाइन आप पढ़ सकते हैं लेकिन धाराओं से अगर क्वेश्चन आ गया तो फंस जाएंगे। तो प्लीज़ धाराओं को भी मेंशन करिएगा नोट्स में अपने। तो हमने क्या देखा? RTE एक्ट हमारा समाप्त। हमने क्या देखा था? अगर पूछा जाए कि RTE एक्ट 2009 में कितने अध्याय थे तो अध्याय कितने हमने पढ़े? अध्याय हमने पढ़े 7 हैं। इन अध्याय 7 के अंतर्गत धाराएं आई 38 और सबसे बड़ा अध्याय हमारा कौन सा था? 4, सबसे बड़ा अध्याय, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा धाराएं थी। धारा 12 से 38 तक की धाराएं थी। और बात करें यहाँ पर अनुसूची कितनी थी तो अनुसूची एक ही थी। अनुसूची को हमने सबसे पहले वाले वीडियो में जान लिया था। तो सभी चीज़ों को हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है कि अगर आप RTE एक्ट 2009 यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म होती है। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। यहाँ से आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। ये आपकी टेलीग्राम लिंक है और आप अगर चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल में भी ये लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप जाना चाहें तो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि कल आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमने पढ़ाई थी उसके क्वेश्चन कराएंगे। फिर परसों कराएंगे RTE एक्ट 2009 के क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं या आने की संभावना, उन सभी क्वेश्चन को कराएंगे। तो जरूर करिएगा और ये सारी वीडियो जरूर देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट हमने RTE एक्ट 2009 और NEP के नाम से बना दी है। इसमें अभी आपकी आगे की क्लास आएगी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005। हमने वैसे पेडागोजी में मैथ्स के अकॉर्डिंग पढ़ा है, लेकिन हमने संपूर्ण हम पढ़ेंगे NCF 2005। तो पहले हम इन दोनों चैप्टरों को हमने पढ़ा है, NEP 2020 और RTE एक्ट 2009। तो इन सभी के हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम NCF पढ़ेंगे। तो देखिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी लगी। अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, लोगों तक शेयर करिए, पहुँचाइए कि लोगों को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें आपका कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।